नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी राय हिंदी व्याकरण के सेशन 3 में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी वर्णमाला के पार्ट 2 में स्वर के बारे में। देखिए, जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, हिंदी वर्णमाला के जितने भी वर्ण हैं उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है, उसे स्वर कहा जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से हवा बिना रुकावट के निकलती है उसे स्वर कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, जैसे कि अ, आ, इ, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। इनका उच्चारण करते समय हवा मुंह से बिना रुकावट के निकलती है। जैसे अ का जो हम उच्चारण करते हैं तो हवा बगैर घर्षण के मुंह से बाहर निकलती है। आ, ई, उ। तो ये जितने भी स्वर हैं इन अब हिंदी व्याकरण में स्वरों का भी वर्गीकरण किया गया है। स्वरों का वर्गीकरण 4 तरीके से किया गया है। पहला उच्चारण के आधार पे, दूसरा जीभ के प्रयोग के आधार पे, तीसरा हवा के नाक या मुंह से निकलने के आधार पे, चौथा मुंह खुलने के आधार पे। ये किस तरह से वर्गीकरण किया गया है उसको हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वरों को 3 तरह से विभाजित किया गया है। पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। हर्ष स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर 4 होते हैं, अ, ई, उ, ऋ। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। हर्ष स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। ये एग्जाम में इसकी संख्या भी पूछ दिया जाता है। तो हर्ष स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। दूसरा दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर हिंदी में 7 हैं। कौन कौन से? आ, बड़ी ई, बड़ी उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सारे दीर्घ स्वर है। अब जैसे कि आपको पता है, इसका जो विभाजन किया गया है उच्चारण के समय के हिसाब से। अब यहां पे समझते हैं, हर्ष स्वर का उच्चारण में अगर 1 मात्रा का समय लगता है, मात्रा के जगह अगर हम सेकंड रखते हैं, 1 सेकंड अगर लगता है हर्ष स्वर का उच्चारण का समय, तो दीर्घ स्वर का उच्चारण का समय होगा 2 मात्रा। 2 मात्रा यानी 2 सेकंड। यानी दीर्घ स्वर का उच्चारण का समय हर्ष स्वर के उच्चारण के समय से दोगुना होता है। तो यह भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, दीर्घ स्वर का उच्चारण की मात्रा कितनी होती है हर्ष स्वर की तुलना में? तो 2 मात्रा। तीसरा प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्रायः इनका उपयोग दूर से बुलाने में किया जाता है, जैसे राम, ओम। इस तरह का जब हम उच्चारण करते हैं तो प्लुत स्वर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो प्लुत स्वर का उच्चारण का समय कितना होता है? तो 3 मात्रा होता है। अब हर्ष स्वर का अगर उच्चारण का समय 1 सेकंड है तो दीर्घ स्वर का 2 सेकंड होगा, प्लुत स्वर का 3 सेकंड होगा। यहां पे देख सकते हैं, जैसे राम, तो इसका एक साइन होता है ये वाला। ये साइन जो है प्लुत स्वर के लिए, इस साइन को लिखा जाता है। जैसे कि ओम लिखते हैं, ओम। ओम में ये 3 देख रहे हैं आप, ये 3 मात्रा है।
यानी हर स्वर से तिगुना समय इसमें लगेगा, यानी ओ का उच्चारण समय जो है हर स्वर से तिगुना होगा। तो हर स्वर की संख्या 4 है और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। अब दूसरा वर्गीकरण का आधार है जीभ के प्रयोगों के आधार पे। जीभ के प्रयोगों के आधार पे भी स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर। अग्र स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। ये है छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ और री। इनकी संख्या 5 है। अग्र स्वर की संख्या कितनी है? 5 है। दूसरा आता है मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 1 है, केवल अ, यानी जब हम उच्चारण करते हैं तो जीभ कुछ काम करता है, तो जीभ का जब अगला वाला भाग हम यूज करते हैं तो अग्र स्वर कहते हैं उसको। जीभ का बिचला वाला भाग अगर काम करता है तो उसे मध्य स्वर कहते हैं। तीसरा आता है पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग यानी पीछे वाला भाग काम करता है, इनकी संख्या आ, उ, ओ, औ। इनकी संख्या भी 5 है, यानी अग्र स्वर और पश्च स्वर की संख्या 5 है, 5 है दोनों का, और मध्य स्वर की संख्या 1। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है इनमें से कौन सा अग्र स्वर है, कौन सा मध्य स्वर है, कौन सा पश्च स्वर है, तो इनको आप याद जरूर कर लें। तीसरा वर्गीकरण है हवा के नाक या मुंह से निकलने के आधार पे। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, निर्नुनासिक या मौखिक स्वर, दूसरा अनुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर या मौखिक स्वर क्या होता है? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है उसे निर्नुनासिक या मौखिक स्वर कहा जाता है। जैसे अ, आ, ई आदि ये जितने भी स्वर है ये मौखिक स्वर है, निर्नुनासिक स्वर है। अनुनासिक स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहा जाता है। देखिए, जैसे कि स्वर के ऊपर अगर चंद बिंदु अगर लग जाता है, ये चंद बिंदु, फिर ये अनुनासिक स्वर हो जाता है। इसके उच्चारण में क्या होता है? हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, इसलिए इन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में अनुनासिक स्वर का परिभाषा दे दिया जाता है और कहा जाता है ये कौन सा स्वर है। अब हम स्वर के चौथा वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे, मुख के द्वार खुलने के आधार पर। संवृत और विवृत स्वर। संवृत स्वर क्या होता है? संवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार सकरा हो जाता है। ये संख्या 4 होते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, उ। इसके उच्चारण के समय मुख द्वार सकरा हो जाता है, इसीलिए इसे संवृत स्वर कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, संवृत स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। संवृत स्वर के उच्चारण के समय मुख द्वार क्या हो जाता है? सकरा हो जाता है, नैरो हो जाता है। दूसरा होता है अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार कम सकरा होता है, ए और ओ। तो संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर। तीसरा होता है विवृत स्वर। विवृत स्वर क्या होता है? विवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला होता है,
विपरीत स्वर की संख्या 2 है। एक तो आ, और आ के ऊपर अगर चंद्र बिंदु आ जाए तो भी ये विपरीत स्वर में आता है। वैसे आ जो है ये है विपरीत स्वर। आ का अगर उच्चारण हम करते हैं तो मुख क्या होता है, मुंह पूरा खुल जाता है। चौथा, अर्ध विपरीत स्वर। अर्ध विपरीत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुल जाता है और इसकी संख्या 4 है। अर्ध विपरीत स्वर की संख्या 4 है। अ, ए, औ। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे मात्राएं के बारे में। स्वरों की मात्राएं क्या होता है। स्वरों के बदले हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं या उच्चारण करने में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं किस तरह से लिखा जाता है व्यंजनों के साथ, वो हम थोड़ा सा देखते हैं। तो मात्रा दरअसल होता है स्वरों का वह रूप जो व्यंजनों के साथ प्रयोग किया जाता है, उसे मात्रा कहते हैं। या यूं कह सकते हैं स्वरों के बदले हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं या उच्चारण करने में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। और ये किस तरह से व्यंजनों में प्रयोग किया जाता है वो हम देखते हैं। अगर किसी व्यंजन में अ स्वर उच्चारण में आता है तो उस व्यंजन में कुछ नहीं होता है, जस के तस ऐसे ही लिखा जाता है। जैसे कम, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अगर किसी व्यंजन में आ की मात्रा आ जाता है तो उसमें क्या होता है, व्यंजन के आगे एक ये वाला साइन हम लगा देते हैं। जैसे काम, काम का अगर वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, क हलंत प्लस आ प्लस म प्लस अ होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर उच्चारण में अ आता है किसी व्यंजन में तो उसमें कुछ परिवर्तन नहीं करते हैं, जस के तस ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन अगर किसी व्यंजन में आ का उच्चारण आ जाता है तो इसके लिए ये वाला हम साइन आकार लगा देते हैं। यहां पे ये देख रहे हैं, क के बाद आ का उच्चारण आता है लास्ट में, तो इसलिए हम क के बाद हम ये वाला साइन आकार लगा देते हैं। और म के साथ अ लगा है तो म जस के तस होगा, तो काम। अगर किसी व्यंजन के साथ ई का उच्चारण होता है तो इसके लिए हम हर्षी ई ये वाला मात्रा लगाते हैं। अगर बड़ी ई का उच्चारण होता है किसी व्यंजन के साथ तो उसमें हम दीर्घी यानी ये वाला हम साइन इस्तेमाल करते हैं। ऊ का अगर उच्चारण होता है तो हर्षु ये वाला हम यहां पे साइन लगाते हैं। दुर्घु के लिए ये वाला साइन लगाते हैं। री के लिए ये वाला साइन लगाते हैं। ए के लिए ऊपर एक डंटा ये वाला साइन लगाते हैं। आई के लिए ये इस तरह से लगाते हैं। ओ के लिए इस तरह से लगाते हैं। औ के लिए इस तरह से 2 मात्रा लगाते हैं। तो ये आपको याद होनी जरूरी है। वर्ण विच्छेद जब करेंगे तो इसका आपको जरूरत पड़ेगा। अब स्वर वर्ण का उच्चारण का स्थान देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। जैसे कि यहाँ पे अ आ, इसका उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान कंठ है। देखिए सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पे ओठ आता है। ओठ के बाद क्या होता है? ओठ के बाद दंत होता है, यानी दांत होता है। दांत के ठीक बाद क्या होता है? मूर्धा होता है। पहले क्या होता है? ओष्ठ होता है। ओष्ठ, ओष्ठ के बाद क्या होता है? दंत होता है। यहां पे ओष्ठ के बाद दंत होता है।
दंत के ठीक बाद क्या होता है? मूर्धा होता है, मूर्धा। मूर्धा के ठीक बाद क्या होता है? तालु आता है, तालु। तालु के बाद क्या होता है? कंठ, कंठ होता है। अब यहां से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। सबसे पहले अ आ। अ आ कहां से निकलता है? कंठ से इसका ध्वनि निकलता है, अ आ। उसके बाद ई ई। ई ई का उच्चारण कहां से होता है? वो तालु से होता है। ई ई का उच्चारण तालु से होता है। फिर आता है उ ऊ। उ ऊ का उच्चारण कहां से आता है? जैसे हम उच्चारण करके देख सकते हैं, ऊ तो ओष्ठ से होता है, ओष्ठ। सबसे पहले अ आ ई ई अ आ, यानी दो दो करके हम क्रम बनाएंगे। अ आ, नीचे से कंठ, ई ई तालु, ऊ ऊ। जैसे ऊ ऊ बोलेंगे हमारा ओष्ठ में कुछ परिवर्तन होगा, तो इसलिए ऊ ऊ ओष्ठ से होगा। री का उच्चारण क्या होता है? मूर्धा होता है, मूर्धा। ए ऐ। ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालु। कंठ तालु क्यों होता है? क्योंकि ए क्योंकि ए किससे बना हुआ है? ए एक संयुक्त वर्ण है। अ प्लस ई से बना है, अ प्लस ई से बना है। अ का उच्चारण स्थान क्या है? अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, तो कंठ तालु। ऐ की अगर बात करें, ऐ किससे बना है? ये संयुक्त स्वर है, अ प्लस ए, ऐ। अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अब ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओ क्या है? एक संयुक्त स्वर है। ओ का किससे संयुक्त होके बना है? अ और प्लस में ऊ, तो अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। तो कंठ ओष्ठ, इन दोनों में यही होगा। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे आयोगवाह वर्ण के बारे में। आयोगवाह वर्ण क्या होता है? ये अंग और अह, अंग और अह आयोगवाह वर्ण होता है। इसका सिंबल यहां पे इसको अनुस्वार कहा जाता है, अनुस्वार यहां पे देख सकते हैं। दूसरा ये अह, ये दो बिंदी ये देख सकते हैं, इसे विसर्ग कहा जाता है। ये लेखन की दृष्टि से इसको स्वर कहा जाता है, लेकिन उच्चारण के दृष्टि से ये व्यंजन होता है। अंग अह, ये क्या है? ये इसका उच्चारण पूरी तरह से ये स्वर नहीं होता है, तो इसलिए इसको आयोगवाह वर्ण में रखा गया है। अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।